रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी परेशानी दहशतगर्दी है, लेकिन अब इसके साथ साथ यहाँ के नौजवान नशे के गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। आज वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे है और नशे को लेकर आज आपको हमारी अहम रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में वाक़े ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में इलाज करा रहे ज्यादातर नौजवान 40 साल से कम उम्र के हैं। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहे ये नौजवान आज खुद को कोस रहे हैं। महाराजा हरि सिंह अस्पताल के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में अपना इलाज करा रहा 16 साल का ये नौजवान हेरोइन के नशे से छुटकारा चाहता है। इस नौजवान की शिनाख्त हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप तक उसकी कई बातें पहुंचानी जरूरी है ताकि अगर आप भी नशे के चंगुल में फंस रहे हैं तो होशियार हो जाएं। 16 साल का ये नौजवान एक होनहार स्टूडेंट था, लेकिन नशे की लत में पड़कर इसने न सिर्फ लाखों रुपए बर्बाद कर दिए बल्कि अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी थी। पहले मैं खुद में करवाया ना, फिर खुद में मजबूर हो गया, तलब आई, फिर खुद में मजबूर हो गया लाने के लिए। पहले मैं खुद में करवाया 5-10 दिन में, फिर मैं खुद इन्वॉल्व हो गया इसमें और खुद मैंने फिर किया। मैं मजबूर हो गया ना, फिर मैं खुद लाता था। फिर मुतासिर नौजवान की वालिदा को जब बेटे की हालत के बारे में भनक लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो चाहती हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि वो अपने बेटे को लेकर उस इलाके से दूर जा सके, क्योंकि पूरे इलाके में खुलेआम नशे का कारोबार होता है। बह दपान अम क्या वे जिंदगी तबाह गसान, इसलिए बह फेरन मसा सुधरुन। इसी तरह राजौरी के एक और शख्स नशे के चंगुल में फंस चुके हैं। वो अपने भाई के इंतकाल पर बहरीन से घर आए थे। इस बीच इलाके के लोगों के साथ वो भी ड्रग्स लेने लगे। अपने 2 साल के बेटे को खुद की नकल करते देख उनकी आंखें खुली। मैं सर ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में फंस गया। दोस्त यार थे, मुझे घर में डेथ हो गई भाई की 22 साल की उम्र में। वो भी यही ड्रग्स का नशा लेता था। तो ऐसे सब वहाँ पे माहौल ही ऐसा है हमारे जोरी के अंदर, कम से कम भी 90% लोग यही चीज़ कर रहे हैं। अब कितने लोगों से बंदा बचेगा? जहाँ भी जाएगा यही चीज़ हो रही है, जहाँ भी जाएगा यही चीज़ कर रहे हैं लोग। तो फिर मुझे भी आस्ते से फ्रेंड सर्कल में मुझे भी लग गई। राजौरी के इस शख्स ने बहरीन में अपनी मेहनत से जो भी कमाई की थी सब नशे की आग में जल गया। यहाँ तक कि घर की कीमती चीजें, अहलिया के जेवर सब बिक गए। सब कुछ लुटाकर जागे इस शख्स ने जब इलाके में ड्रग्स कारोबार को लेकर पुलिस से राब्ता किया तो इसे तस्करों की धमकी मिलने लगी। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं अगर अच्छा चाहें तो इधर सेंटर में आ जाए, छोड़ दे इस चीज़ को, ये चीज़ अच्छी नहीं है। कुछ ऐसी ही कहानी रियासत भर के उन नौजवानों की है जो नशे के चंगुल में फंसकर खुद की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। जी सलाम के लिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट। और पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में कभी न मिलने वाले कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर और स्मैक जैसे नशे आम हो चुके हैं। रियासती पुलिस एहलकार बताते हैं कि नशे का ये सामान पाकिस्तान से लाया जा रहा है। डी एडिक्शन सेंटर के डॉक्टर सलीम बताते हैं कि 5 साल पहले वादी में चरस का नशा तो था, लेकिन आजकल हेरोइन, ब्राउन शुगर और कोकीन के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं। जहाँ जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट है, मेजॉरिटी ऑफ देम उनको ज़्यादा हीरोइन की एडिक्शन हुई। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रोफेसर डॉक्टर यासिर की माने तो नौजवानों में बढ़ते ड्रग्स की लत की सबसे बड़ी वजह इनका खुलेआम मिलना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की काउंसलिंग और उन्हें बेदार करने की सख्त जरूरत है।
बाकी जो वजूहात है वो रेगुलर वही हैं कि पीयर प्रेशर है या एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी रहती है यूथ में कि कहीं कुछ नया करूं, कुछ थ्रिल सीकिंग वाला वो फीलिंग आती है उनमें, या वही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कहीं अगर हो, या अगर स्ट्रेस हो, एकेडमिक स्ट्रेस हो, या कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो कभी कभार इसमें रिफ्यूज लेते हैं, ये चीज़ करते हैं। इंतजामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इंतजामिया एनजीओ और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर बेदारी कैंप्स का भी एहतमाम कर रही है। रियासती पुलिस की जानिब से तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करके सजा भी दी जा रही है। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। Specific information: Jammu police had laid a naka at Vivekanand Chowk in Jammu city and apprehended 2 persons from the valley, namely Fayaz Ahmad Dar, who is a resident of Beach Bihara, and Arshad Ahmed, who is a resident of Shopaiya. From their possession, a recovery of 260 grams of heroin and 12,600,000 rupees in cash was made. एनजीओ हमारा हम जगह जगह ये जो अवेयरनेस कैंप्स मुनक्कद कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद इन कैंप्स का सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे जो है ये ड्रग्स की लत जो है उनसे छूट जाए। सवाल ये है कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद आखिर वादी कश्मीर की फिजाओं में नशे का जहर कहां से घुल रहा है? कुपवाड़ा के एसएसपी श्रीराम के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की सरजमीन से ही दहशतगर्दों के साथ साथ नशे की अशिया भी हिंदुस्तान भेजी जाती है। उसके बाद जो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत सारे हमारे पास इंसिडेंसेस ऐसे आए हैं जहां से ड्रग्स जो हैं कुपवाड़ा में रिपोर्ट की गई हैं कि आती हैं। उसके अलावा जो रूटीन ड्रग्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं उनकी जो ओवर डोजेज है कई जगह वो भी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने कोशिश की है कि एक लार्ज स्केल पे एक अवेयरनेस की जाए यहाँ पे कि जो कंसर्न फैमिलीज़ हैं, ऐसे जो ड्रग एडिक्ट्स कोई हो गए हैं, गलती से हो गए हों कैसे भी, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उन तक पहुँचा जाए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ज़्यादातर ड्रग्स सीमा पार से कश्मीर घाटी में पहुँचाए जाते हैं। हालांकि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तो उठ खड़ी हुई है, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि समाज और परिवार एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करे ताकि आने वाली नस्ल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो रियासत के नौजवान इन दिनों बुरी तरह से नशे की लत में गिरफ्त हैं। ये एक बड़ा मामला है, इसका हल निकाला जाना जरूरी है और यही आज की हमारी इस बुलेटिन में खास कंसर्न भी है, खास चिंता भी है। इस संजीदा मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद समीर खान साहब जुड़े हैं। खान साहब लेक्चरर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर खान साहब, इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम पर। और बेहद संजीदा, बेहद बड़ा ये मामला है जिसे लेकर आज हम अपने नाजरीन से रूबरू हैं। यहाँ पर रियासत के नौजवान बड़े पैमाने पर नशे की गिरफ्त में हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान से नशा लाया जा रहा है हिंदुस्तान में। बहरहाल वो नेक्सस, वो एक अलग कंसर्न है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर ये जो रिपोर्ट हमने अभी अपने नाजरीन को दिखाई हैं, इसमें लोग जो नशे के आदी थे वो कहते हुए नजर आए कि कहीं कहीं राजौरी में जैसे कि तकरीबन 90% लोग इसकी गिरफ्त में हैं। तो आखिरकार कब धीरे धीरे ये होता चला गया और हमको पता ही नहीं चला, क्यों? जी, सबसे पहले जो इस चीज़ की मैं कॉज समझता हूँ वो ये है कि इजी अवेलेबिलिटी। ये इतनी इजी अवेलेबिलिटी है कि इतनी इजीली अवेलेबल है कि मामूली सा स्ट्रेस होता है बच्चों को या नौजवानों को, एंड देयर रिजॉर्ट टू हेरोइन। अभी चंद ही दिनों हमने कुछ लोगों से बात की थी जिन्हें हमने डिटेल में बात किया, तो पता चला कि जी मामूली सा प्रेशर था या फिर मामूली सा रिलेशनशिप ब्रेकअप, जो कि बिल्कुल मामूली चीज़ है, उसको कोप करने के लिए ये लोग हेरोइन लेते हैं, और ये जानने के बावजूद कि ये इतना फेटल है। अब एक तो ये कॉज ये है कि बिल्कुल ईजी अवेलेबिलिटी है, इनफैक्ट ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता लोगों को अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट्स जो जिनके साथ हमारा रब्ता है। एक ये कॉज है, और दूसरा कॉज है कि जी पीर ग्रुप प्रेशर।
काफ़ी लोग जो हैं जो ट्राई करना चाहते हैं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जी ये बड़ा प्लेजर देती है, और देखा जाता है कि दिस गिव्स अ प्लेजर मोर देन 10-fold मोर देन अ नॉर्मल थिंग। सो मज़े के लिए भी वो हासिल ट्राई करना चाहते हैं, जो ये जानने के बावजूद कि इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? यूजुअली क्या होता है, जब कोई इंसान बिल्कुल नशे में मुब्तला होता है, उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं उसके साथ। मान लीजिए शुरू में एक इंसान ने नशा लिया, और होता क्या है, नशा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या पीर ग्रुप प्रेशर या कोपिंग के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए उसने नशा लिया, तो उसको प्लेजर तो आता है, तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली जब भी उसको कोई भी स्ट्रेसर होगा वो कोप करना चाहेगा कि मैं फिर से यही प्लेजर लूँ, और वो फिर से रिजॉर्ट करेगा इसी चीज़ को उठाने में या इसी चीज़ को लेने में। नतीजा धीरे धीरे उसको एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस, यानी इंग्लिश में कहें तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब वो मज़ा पहला जैसे मिला था उसको हासिल करने के लिए इसको और नशा लेना पड़ता है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। और फिर एक वक्त आता है जब वो कहते हैं कि जी अब मुझे नशा नहीं करना, और नशा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। उस चीज़ को हम कहते हैं विड्रॉल स्टेट। जब भी कोई इंसान नशा छोड़ता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। यूजुअली कुछ लोग जो घर पे ही ट्राई करते हैं या जहाँ पे भी हैं वो ट्राई करते हैं कि मैं नशा छोड़ूं, तो उनके लिए वो एक डरावना एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है डरावना एक्सपीरियंस? इसलिए क्योंकि उनको विड्रॉल स्टेट होता है, यानी उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है, उनको कमर में दर्द होता है, उनको हड्डियों में दर्द, उनको गोश्त में दर्द, उनको कभी कभी सीजर आते हैं, जो ये समझते हैं कि यूँ ही मैंने नशा छोड़ा तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई। नतीजा उनके लिए फ़िलहाल नशा छोड़ना मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं इस हालत में, इमीडिएटली अपने दोस्त को बुलाते हैं या किसी जो पेडलर होता है उसको बुलाते हैं कि मुझे थोड़ा सा नशा दो। अब वो फिर से नशा ले लिया उसने। नतीजा अब वो समझता है कि जो ही नशे छोड़ने से मुझे प्रॉब्लम हुई तो फिर से वो नशा लेता है। नतीजा ये एक साइकिल है। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो विड्रॉल स्टेट है ये मैक्सिमम हीरोइन की बात करें तो इट रिमेन्स फॉर अबाउट 72 आवर्स, यानी 72 घंटे तक रहता है ये विड्रॉल स्टेट। यानी समीर साहब ये नफ्सियाती स्टेटस का भी फिर एक वक्त बाद एक बड़ा रोल इसमें हो जाता है। एग्जैक्टली। देखें, अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम होती है जो हमने देखा है: कॉग्निशन, न्यूरोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। कॉग्निशन मतलब सोच में खराबी। जैसे अभी शुरुआत के आपके प्रोग्राम में मैंने सुना कि कुछ कहते हैं कि इसका बिहेवियर भी चेंज हो गया, अब ये गाली गलौज करने लगा। नतीजा उसकी सोच चेंज हो गई, अब वो गुस्सा, गाली गलौज, मारपीट, लोगों पे शक, कान में आवाजें आना है। ये पहला स्टेज है। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें इनको सीजर आ सकते हैं, इनको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है जो जान लेती है वो है फिजियोलॉजिकल, यानी जिस्मानी तब्दीलियां, जिसमें उनका हार्ट अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट होने से पहले कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे हार्ट बीट स्लो होती है जी, और सांस खुद ही बंद होती है। इसके अलावा इनकी सेक्सुअलिटी मुतासर होती है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। लिवर में हेपेटाइटिस हो सकता है, और जब कुछ लोग इंजेक्शन के जरिए लेते हैं उनको एड्स हुआ है। तो काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये महज 15 या 20 मिनट के प्रॉब्लम्स को लेकर ये 2 बड़ी सी रिपोर्ट्स हमने अपने नाजरीन के सामने रखी है। वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से इकदाम है जिन्हें लेकर रियासत के नौजवानों को यूं इस तरह से नशे की गिरफ्त में आने से रोका जा सकता है? ये एक बड़ा कंसर्न है, बड़ी चिंता है। ओके जी। सबसे पहले प्रॉब्लम इशू ये है कि इसको एक डिजीज़ मॉडल लें। ये महज हम कोई नशा करता है, कोई फ़र्द नशा करता है, हम उसकी तुरंत कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि जी ये ठीक बंदा नहीं है। असल में क्या है, ये एक डिजीज़ मॉडल है देखा जाए, जिसमें ब्रेन में चेंजेस होती हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, सोशल चेंजेस होती हैं। तो इसको ट्रीट करना है एक डिजीज़ मॉडल के तहत। शुरुआत में जो ही कोई इंसान जिसको लगता है कि जी मैं नशे में मुब्तला हो गया हूँ, उसको पहला जो चीज़ करना है वो उसको हॉस्पिटल में रुजू करना है। हमारे हॉस्पिटल SMHS में माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ लोग जो है एम्स से ट्रेंड हैं स्पेसिफिकली फॉर जस्ट ड्रग अब्यूज़ ट्रीटमेंट। उसके लिए एम्स से आए हैं काफ़ी लोग, जो एक लेक्चरर हैं, जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जैसे डॉक्टर यासिर, अभी आपने उनका जिक्र भी किया था। तो इसके अलावा 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। एक और फैमिली के लिए भी प्रोविज़न रखा जाता है। क्या होता है, कभी फैमिली भी एक तो निगरान रहती है और फैमिली को भी पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बताया जाता है। शुरू ये है कि ये इससे निकलना उतनी
ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसको समझना है कि इसके क्या स्टेजेस हैं, कब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। फिर धीरे धीरे मेडिसिन अपना काम करती हैं, साथ में अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो वो भी हम लोग देखते हैं। जी सरकार इसमें किस तरह से मदद कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से मदद कर सकता है इसमें? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फेवर होगा वो ये होगा कि कर्बिंग द पेडलर्स, जो पेडलर हैं, जो इजी अवेलेबिलिटी है उसको कर्ब करना। क्योंकि जब डिमांड नहीं रहे, जब सप्लाई पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा तो नेचुरली फिर ये लोग सीख जाएंगे कि नशे से दूर रहना है। और दूसरा है कि इसको अवेयरनेस जाना है। काफ़ी लोग जो इग्नोरेंट होते हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर ये चीज़ लेना चाहते हैं कि मज़े के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके जानने के बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जी, जहनी कॉन्सिक्वेंसेस, जान जा सकती है, वो इनको पता ही नहीं है। तो वो अवेयरनेस तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं, बट फिलहाल जो सबसे बड़ा जो फेवर कर सकती हैं गवर्नमेंट, और माशाल्लाह कर भी रहे हैं, कि वो इन पेडलर्स को कर्ब करना है। ये सबसे बड़ी वक्त की जरूरत हम समझते हैं इस चीज़ के लिए। समीर साहब, नशे की लत रियासत में नौजवानों को जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर रही है, ज़हनी तौर पर उन्हें खोखला बना रही है, इक्तिसादी तौर पर भी, इकोनॉमिकली भी उनका बेड़ा गर्क कर रही है। कई सोशल तंजीमें भी हैं जो इस सिमत में काम कर रही हैं, नौजवानों को बेदार कर रही हैं। लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल हम आपसे जानना चाहते हैं समीर साहब, जबकि एक बहुत ख़तरनाक लेवल पर ये लत आ जाती है, और रियासत में इस लेवल पे अभी कितने नौजवान पहुंचे हैं, उनके लिए इस सिमत में क्या क्या काम कर रहे हैं? अगर आपको तफसीलात मालूम है तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंस का आप पूछिए ही मत। सबसे जो लेट मतलब जो सबसे प्रोमिनेंट या सबसे जो सिवियर केस है वो ये है कि एक इंसान ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ इस नशे में उड़ा दिए। उसके अलावा 5 लाख 10 लाख 25 लाख ये बिल्कुल नॉर्मल है जिनका फाइनेंस इतना लॉस हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि काफ़ी लोगों ने, उनकी शादियाँ ख़राब हो गई, उनकी शादियों में प्रॉब्लम आ गई, उनकी डिवोर्सेस हुई, फिर वो हमारे हॉस्पिटल में रिकन्सिलेशन के लिए आते थे, जो कि मुश्किल था क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है शादीशुदा में। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये चीज़ जान लेती है। अगर जान नहीं लेती तो कम से कम इंसान को नाकारा बना देती है। इसके एंड प्रोडक्ट 2 हैं। अगर कोई फर्द नशा करता है वो ये समझ ले, या तो खुदा न खास्ता उसको मेंटली इल होना है, या तो उसकी जान जाएगी। जी, तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को समझिए। अगर महज आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर या फॉर द सेक ऑफ कोपिंग ले रहे हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा आपको है ही नहीं। वो जब अंदाजा होता है लेकिन तब बहुत वक्त जा चुका होता है, तब आपके बस में चीजें नहीं होती हैं। जी, जब तक इस चीज का अंदाजा होता है कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, इसके नताइज क्या हो सकती हैं, तब तक हाथ से चीजें निकल चुकी होती है, बस में ही नहीं होता है और आप इतनी बुरी तरह से फंस चुके होते हैं उसमें। समीर साहब, ये जो अवेलेबिलिटी आपने कहा बहुत इजी अवेलेबिलिटी है, और इसीलिए ये भी एक बड़ी वजह है कि बड़े पैमाने पर नौजवान इसके आदी हो गए हैं, इसके एडिक्ट हो गए हैं। तो अवेलेबिलिटी के लिहाज से बात करें तो नशे के ये अशिया ऐसे कौन से इजी प्लेसेस हैं, इजी मकामात हैं, इजी स्टेशंस हैं जहां पर नौजवान पहुंचते हैं और इजीली उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं, रियासत के हवाले से ख़ास तौर से? जी मैडम, इस बारे में हमने कभी, क्योंकि ये काम हमने ज़्यादा इसको डिगिंग आउट किया नहीं, क्योंकि यूजुअली हम साइको सोशल इश्यूज़ देखते हैं और उनको जो है ना काउंसलिंग कराते हैं। अब ये कहाँ से आता है, कहाँ पे मिलता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन खासकर मुझे अभी तो नहीं मालूम। नहीं, आप जिन लोगों को डील करते हैं जो एडिक्ट्स हैं, उन्होंने कभी इस बारे में कोई इंकशाफ? हाँ, मैं इसकी सिवेरिटी मैं कह सकता हूँ कि इसकी सिवेरिटी ज़्यादातर साउथ कश्मीर, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, और नॉर्थ कश्मीर में देखें तो कुपवारा, टंगडार में बहुत ज़्यादा है। जी समीर साहब, बेदारी कैंप्स के जरिए, बेदारी तहरीक के जरिए क्या ये पॉसिबल है कि कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस चीज़ को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं। काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ प्राइवेट NGOs हैं, उनके साथ भी मिलकर हम अवेयरनेस बता रहे हैं। और देखिए, यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते हैं, कुछ साइको सोशल इश्यूज़ होते हैं या कोपिंग या out of curiosity they try to take those without knowing the consequences of it, लेकिन बाद में वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेटर है कि शुरुआत में इन चीज़ों की जानकारी दें, इनका मोड, ये कैसे काम करती हैं आपके दिमाग में, और इनका इलाज यानी इनका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो उस बारे में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और हम साथ मिलकर काफ़ी ऐसी चीज़ें, अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करते रहेंगे। समीर साहब, एक और चीज़
कि नौजवान ज़्यादातर जो इसके जद में है, जो इसकी लत में है, वो 40 साल से कम उम्र के हैं। क्या वो मिनिमम एज रियासत के हवाले से हम जान सकते हैं, जबकि इसमें पढ़ना शुरू हो रही है वहाँ पर ये जो नस्ल है, मौजूदा नौजवान पीढ़ी है? जी मैं कहूँगा 13 एज से नियर अबाउट 13 ईयर से टिल 60 ईयर्स तक कुछ लोग जो काफ़ी लोग हैं जो इस एज ग्रुप में हमारे पास आते हैं, जो हीरोइन या बाकी मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। और समीर साहब, इन लोगों से बातचीत करके जो लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं, जो केस स्टडीज़ आपके पास आ जाती हैं, आपको ये अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली ये एक से दूसरे में किस तरह से जाता है? क्या लोग कन्वे कर रहे हैं चीज़ें, या फिर ग्रुप्स में ये चीज़ें हो रही है, मतलब या स्टडी प्लेसेस पे हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस से ये चीज़ें ज़्यादा कन्वे हो रही हैं? कैसे कन्वे हो रही हैं? देखिए, एक तो ये है कि पीर ग्रुप प्रेशर यानी वो दोस्तों का बिहेवियर मॉडल करते हैं, वो उसका इमिट करते हैं। जो भी दोस्त करता है वो उसी की कॉपी करते हैं। और काफ़ी लोग ये रैशनलाइज करते हैं कि जी इससे बड़ा प्लेजर मिलता है। और देखा जाए साइंटिफिकली तो प्लेजर मिलता है 10-fold टाइम्स ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही फेटल होता है, बाद में वो चीज़ ठीक नहीं होती। दूसरा ये है कि काफ़ी लोगों को मैं कहूँगा पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं। स्पेसिफिकली देखें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज़, यहाँ पे ड्रग अब्यूज सेकेंडरी बन जाता है, प्राइमरली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब और तीसरा ये कहूँगा मैं कि कोपिंग, मामूली से मामूली स्ट्रेस हो गया तो फर्स्ट रिजॉर्ट फर्स्ट कि नशा करना है। पहली चीज जो उनके दिमाग में आती है कि नशा करना है, कि यूजुअली कोई फेल हुआ या पेरेंट्स से झगड़ा हुआ या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई तो पहली चीज दे ट्राई टू टेक इज दैट हीरोइन। अभी हाल ही में 15 साल का बच्चा था, उन्होंने कहा कि जी I got rejected by someone and I started to take heroin. So ये हालत है यहाँ की है। मतलब दूसरा ये है कि फैमिली को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, फैमिली को थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी अपने अवेयरनेस कैंप्स में बताते हैं कि इन बच्चों के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप क्या चीज़ देख सकते हैं और किस चीज़ से आपको पता चलेगा कि कहीं ये कोई मंशियात तो नहीं ले रहा। तो उन सारी चीज़ों पे डिटेलली हम बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तो ये वजूहत हैं, यानी कोपिंग या पीर ग्रुप प्रेशर या कभी किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है और पुअर कोपिंग। समीर साहब, नशे के अशिया के अलावा हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, ये तमाम चीज़ें हैं, कोकीन है, इसके अलावा रियासत में नौजवान जो नशे वाली दवाइयां हैं जैसे खांसी की दवाई, वो भी बड़े मिकदार में ले रहे हैं। जी कोडीन फास्फेट, ट्रेमाडोल, टाइडोल, स्पास्मोप्रॉक्सवान, ये सारी चीज़ें जो पेन किलर है। कुछ पहले तो ये पेन किलर है, इनको दे टेक एज ए थिंग विच गिव्स देम प्लेजर, और बाद में इनका भी मोड ऑफ एक्शन वही होता है कि टॉलरेंस आ जाती है, इनको ये डोज बढ़ाने पड़ते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये नशा बंद करते हैं तो इनको जिस्मानी या नफ्सियाती प्रॉब्लम हो जाती है। वो टेम्परेरी है बट वो हो जाती है। तो वो चीज़ कभी कभी उनको एक रुकावट देती है कि जी मैं नशा अगर छोड़ना चाहूँ तो वो छूटता नहीं है मुझसे, क्योंकि मुझे जिस्म में प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि ये एक बिल्कुल टेम्परेरी है, यहाँ पे फौरी तौर पे आपको इलाज की ज़रूरत है, और इलाज के फ़ौरन बाद 1 हफ्ते के बाद आपकी जो परेशानी है उसमें कमी इंशाल्लाह दिखने लगेगी आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर खान साहब, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम और संजीदा मसले पर, इतना तफसील से आपने हमारे साथ चर्चाएं की, बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर रियासत में नशा बड़े पैमाने पर फैल रहा है यंगस्टर्स के बीच, और इसे रोकने के लिए तमाम तरह की कवायद भी की जा रही है। दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जल्द रियासत के नौजवानों को इस मुसीबत से बाहर निकाले। जम्मू में रियासती पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान से तस्करी कर जम्मू कश्मीर में नशे की खेप लाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 12 किलोग्राम हेरोइन और 12,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए। जम्मू जोन के आईजीपी एमके सिन्हा का कहना है कि दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन ने अब नशे के अशिया को अपना नया हथियार बनाया है। जम्मू पुलिस ने हिजबुल के नार्को टेररिस्ट गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। Specific information: Jammu police had laid a naka at Vivekanand Chowk in Jammu city and apprehended 2 persons from the valley, namely Fayaz Ahmad Dar, who is a resident of Beej Bihara, and Arshad Ahmad, who is a resident of Shopaiya. From their possession, a recovery of 260 grams of heroin,
and 12,600,000 rupees in cash was made. जम्मू में रियासती पुलिस की जानिब से वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के मौके पर एक एंटी ड्रग्स रैली का इनेकाद किया गया। रैली जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड से शुरू होकर शहर के कई बाजारों से होते हुए विवेकानंद चौक पर खत्म हुई। नौजवानों ने बैनरों और पोस्टरों के जरिए लोगों को नशे की लत से दूर रहने की सलाह दी।